नमस्कार, गुड इवनिंग साथियों। आप सभी का स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल पर मैं सुभाष मिश्रा स्वागत करता हूं। आज मित्रों हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सारे एग्ज़ाम्स के लिए ही इम्पॉर्टेंट है, हिंदी साहित्य का सेशन लेके आए हैं एंड आई होप कि आप लोग इसको बहुत एंजॉय करेंगे। तो चलिए, ऑडियो वीडियो सब ठीक है, एक बार टेस्ट कर लीजिए और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो फ्रेंड्स, एक सबसे बड़ी बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, वो कौन सी बात है? चाहे हम सब लोग रिलैक्स हो जाइए, कंफर्टेबल हो जाइए, हम लोग बहुत ही कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ हिंदी को पढ़ेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, चाहे वो कोई भी विषय हो, अगर हम बात प्रश्न करने के पूर्व एक चीज़ पर ध्यान देंगे कि हिंदी साहित्य में हमें ध्यान क्या क्या देना है, हमारी चीज़ें कैसे होनी चाहिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी में दो तरीके की चीज़ें हम समझते पढ़ते हैं। एक तो मूल रूप से क्या हो गया, अपना साहित्य, और दूसरा क्या हो गया, अपना मूल रूप से व्याकरण। तो व्याकरण तो आपको जैसा है वैसे ही तथ्यात्मक रूप से समझ विकसित करनी है और समझना है और चीज़ें करनी है। लेकिन हमारा जो साहित्य वाला पोर्शन है, जो लगभग सभी परीक्षाओं में एक कॉमन लाइन आ जाती है कि हिंदी साहित्य का इतिहास, तो इसको समझने के लिए हमारे अंदर एक विशेष अप्रोच हमारी होनी चाहिए, मतलब हमारा एक विशेष दृष्टिकोण होना चाहिए कि हम कैसे समझेंगे। और साहित्य को समझने के लिए आप याद रखिएगा, आपको, क्योंकि क्या है साहित्य मतलब, हिंदी साहित्य मतलब हिंदी भाषा, भाषा पर आपकी समझ होनी चाहिए। और भाषा पर आपकी समझ कैसे होगी? जब हम विभिन्न बोलियों को समझेंगे, और दूसरा उस समय के हम वातावरण को समझेंगे। किसको समझेंगे? वातावरण को समझेंगे, जिसको कि हम क्या कहते हैं, देश काल। अगर आपने इन दो चीज़ों को बढ़िया से समझा तो आपको साहित्य को याद रखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं जाएगी, ठीक है ना? याद रखने योग्य, ठीक है? क्योंकि परीक्षा में हमारा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या होती है कि चीज़ें हमसे बने और हम उसको याद भी रख पाएं लंबे समय तक। यही होता है हमारा मेन मोटिव। हमारा मेन मोटिव ये होता है या नहीं होता है? तो इसी चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, बहुत अच्छे से बढ़िया तरीके से समझेंगे और उसी पर हम कंसंट्रेट करेंगे। तो आगे मैं साहित्य में आपकी डिटेल से समझाऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको साहित्य और व्याकरण के कुछ क्या दिखाना चाहता हूँ, कुछ प्रश्न, कि हमारी अप्रोच क्या होगी, हम कैसे करेंगे चीज़ों को। और दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण, कि हम किस किस तरीके के प्रश्न आते हैं, हमको थोड़ा सा कुछ भी समझने के पहले ये जानना और समझना जरूरी है। आराम से नोट्स बनाइएगा, पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा, आपको लिंक दे दूंगा, आप उससे देख सकते हैं, ठीक है साथियों? तो आराम से इंटरैक्टिव तरीके से आप इसको समझते रहें और हम लोग इसी कड़ी में आगे बढ़ते रहेंगे। तो पहले तो मित्रों हम प्रश्नों का प्रारूप समझते हैं थोड़ा सा। एक तो प्रश्न क्या पूछे जाते हैं, मेनली लेखक, मतलब महत्वपूर्ण लेखक और महत्वपूर्ण रचनाएं। अब अगर रचनाएं की बात है तो अपने आप इसके साथ क्या आ गया, रचनाकार। अगला एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न आजकल जो पूछा जाने लगा है, जो मैं आपको बताना चाहता हूं, कालक्रम। ये आजकल एक बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन बनने लगा है जिस पर हम विशेष जोर देंगे।
काल क्रमानुसार। इसके बाद हमारी अगली बात कौन सी आती है काल क्रम के बाद? महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाएं। महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाएं। और एक महत्वपूर्ण बात क्या आती है हमारे साथ, जो बहुत प्रश्न पूछा जाता है आज का, स्थापना के प्रश्न भी बहुत पूछे जाते हैं। किसके? स्थापना। अब दरअसल ये स्थापना है क्या? जैसे कि मैंने छायावाद पर, जैसे कि मैंने क्या किया, छायावाद पर आपसे कहा, और इसमें मैंने दो क्या दे दिए आपको, ए और बी क्या दे दिए, तर्क दे दिए। क्या दे दिए? तर्क दे दिए। तर्क एक, तर्क दो, और नीचे मैंने आपको क्या कर दिया, विकल्प दे दिया। क्या दे दिया? विकल्प दे दिया। अब आपको इनमें से छांटना है कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है। ये कुछ प्रश्नों का प्रारूप है। इसके पहले कि मैं प्रश्नों की ओर बढ़ूं, मैंने सोचा कि आप सभी के समक्ष ये बात रखना बेहद आवश्यक है। ठीक है मित्रों, तो चलिए अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपनी प्रश्नावली। तो एक बार एनर्जी लेवल बना के रखेंगे, बढ़िया से समझेंगे बिना टेंशन लिए। ठीक है, चलिए। तो ये हो गया आपका पहला प्रश्न कि कामरेड का कोट, कामरेड का कोट किसकी रचना है? जी हाँ मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये लगभग हम लोग कौन से प्रश्न कर रहे हैं, 1000 प्लस उन प्रश्नों की श्रृंखला है जो विभिन्न परीक्षाओं में लगातार पूछे गए हैं। याद रखिएगा, लगातार। अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ये। कैसे हैं? अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, तो चलिए बताइए। इसमें थोड़ी सी हम लोग देखेंगे। पहला ऑप्शन अमरकांत, राजेश जोशी, फणीश्वर नाथ रेणु और संजय। चलिए बताइए इसका सही उत्तर, सही विकल्प क्या होगा? चलिए फटाफट बताएंगे सब लोग। तो जी हाँ मित्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ये मैंने बताया, थोड़ा करेक्शन करिएगा। सही उत्तर है इसका संजय। क्या है? कामरेड का कोट जो रचना है वो किसकी रचना है? संजय की। और इसमें इन्होंने बेसिकली क्या बताया है, जो लेफ्टिस्ट विचारधारा है उसका किस तरह से आवरण और ओढ़ा जाता है और किया जाता है। तो ये इनकी एक बड़ी ही महत्वपूर्ण कृति है। अमरकांत भी बहुत ही महत्वपूर्ण लेखक हैं। फणीश्वर नाथ रेणु के कई यात्रा संस्मरण हैं। राजेश जोशी भी हमारे हिंदी कविता के बहुत ही महान रचनाकार हैं। ठीक, तो लेकिन इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? संजय। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है? बहुत ही मल्टीपल बार पूछा गया क्वेश्चन कि उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार कौन है। तो बताइए मित्रों, उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार कौन है? ध्यान से समझिएगा। जब हम शुक्ल जी का इतिहास पढ़ना प्रारंभ करते हैं तो हमें जो पहली चीज आती है वो यहीं से शुरू होता है। ठीक, और इसकी सही रचना क्या है? इसका सही विकल्प क्या है? दामोदर शर्मा। पुष्पदंत, बहुत पुराने कवि हैं, पुष्पदंत। ठीक, ये विकल्प बिल्कुल गलत है, आदिकालीन बात है ये। रोड़ कवि हैं, ठाकुर ज्योतिरेश्वर हैं। तो जो उक्त व्यक्ति प्रकरण है जिसमें कि विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई है वो क्या है, जिसके रचनाकार कौन है? दामोदर शर्मा। बहुत ही मल्टीपल विभिन्न तरीकों से कई बार पूछा गया ये प्रश्न।
अभी इसकी हम लोग डिटेल्ड एनालिसिस के तौर पे समझेंगे कि एक्चुअली उक्त व्यक्ति प्रकरण के लेखक दामोदर शर्मा हैं और जिन्होंने इस पर विशेष तौर पर हिंदी साहित्य की प्रमुख रचनाओं में मानी जाती है, शुरुआती रचनाओं में, प्रारंभिक रचनाओं में इसका नाम आता है। तो अगला चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, श्यामा स्वप्न। श्यामा स्वप्न, तो हम सीधे देखेंगे श्यामा स्वप्न के लेखक कौन हैं। यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया प्रश्न, और बहुत ध्यान से देखिएगा। किशोरी लाल गोस्वामी, किशोरी लाल गोस्वामी ने कई सारे उपन्यास लिखे हैं, आपको पता होगा इनके बारे में, ये एक प्रसिद्ध इनके उपन्यास हैं शुरुआती दौर के। ठाकुर जगमोहन सिंह, ब्रजनंदन सहाय, गोपाल राम गहमरी, ये याद करिए कि जादुई तरीके के जो जादुई उपन्यास लिखा है। जब आप उपन्यास का विकास पढ़ेंगे, जो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, तो उसमें सरकटी लाश इनकी एक बड़ी महत्वपूर्ण रचना है, सरकटी लाश, जासूस। तो इस तरह की जादुई रचनाएं और अचंभे का इन्होंने लिखा है उपन्यास, बहुत ही प्रारंभिक काल में। और इसके बाद अगला क्या आता है हमारा, ब्रजनंदन सहाय, जो कि बिल्कुल गलत जवाब है। तो ठाकुर जगमोहन सिंह सही विकल्प है किसका, श्यामा स्वप्न के लेखक कौन है, ठाकुर जगमोहन सिंह। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तेरी मेरी उसकी बात, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है ये, तेरी मेरी उसकी बात। तो सब लोग ध्यान से सुनेंगे और प्रश्न का जवाब देने की कोशिश करेंगे। तेरी मेरी उसकी बात, तेरी मेरी उसकी बात मित्रों, भगवती चरण वर्मा, यशपाल, अमृतलाल नागर और शिव प्रसाद सिंह। ठीक मित्रों, तो यशपाल का एक और उपन्यास है दिव्या, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है और आपको इसको एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। और तेरी मेरी उसकी बात भी इनका एक उपन्यास है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि प्रश्न पत्र में पूछा गया है। तेरी मेरी उसकी बात, यशपाल। तो जी हाँ, इसका सही उत्तर क्या है, यशपाल का दिव्या भी है और तेरी मेरी उसकी बात भी है। अमृतलाल नागर, शिव प्रसाद सिंह, दोनों ही गलत जवाब है। अब अगर इसमें और 4-5 रचनाएं होती तो मैं आपको एनालिसिस में ये बताता कि ये किसकी है, ये किसकी है, ये किसकी है, लेकिन चूंकि इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है मित्रों, तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। पढ़िए अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी रचना, कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है, बताइए। पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है। और उसमें क्या आता है, पहला अवधी, ब्रज, बुंदेली और कन्नौजी। बताइए इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है। जी हां, ढंग से देखिएगा, ठीक है, अच्छे से बढ़िया तरीके से समझिएगा इस प्रश्न को कि इस प्रश्न का वास्तविक उत्तर क्या होगा। अब इस प्रश्न को आप समझें, इसके पहले आपके मस्तिष्क में 2 चीजों की क्लैरिटी होनी, स्पष्टता होनी बहुत आवश्यक है। और वो क्या है कि दरअसल पश्चिमी और पूर्वी का फर्क है क्या, कि दरअसल पश्चिमी और पूर्वी का फर्क क्या है। तो हम लोग इसको समझेंगे कि जो पूर्वी हिंदी की भाषाएं हैं और पश्चिमी हिंदी की भाषाएं हैं, जैसे कि मित्रों आपको पता होगा कि जब भाषाओं का विकास हुआ तो सबसे पहले क्या हुआ भाषाओं के विकास में, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश, ये 3 चीजें सबसे पहले थी। और इनके पहले भी क्या थी,
इनके पहले क्या थी? संस्कृत। और संस्कृत में दो थी, कौन सी? एक क्या थी? लौकिक संस्कृति, और एक क्या थी? अलौकिक संस्कृति। ठीक, चलिए इसको बाद में समझेंगे। इससे संस्कृत थी, उसके बाद क्या बना? पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। तो अपभ्रंश से ही कामता प्रसाद गुरु, वासुदेवानंदन प्रसाद और बहुत सारे लेखकों ने ये माना है कि कहाँ से विकास हुआ है भाषाओं का। तो उसमें दो वर्गीकरण है कि एक पश्चिमी हिंदी का और एक पूर्वी हिंदी का। तो याद रखिएगा, आपको एक ट्रिक बता रहा हूं जिसको आप कभी नहीं भूलिएगा। छ उ ब, छऊ, छ अ ब, छऊ। मैंने इसको छऊ नाम से याद किया था, तो याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ी मतलब क्या है इसका? छत्तीसगढ़ी और अवधी और बघेली। छत्तीसगढ़ी, अवधी और बघेली, ये तीनों किसकी हैं? पूर्वी हिंदी की भाषाएं हैं। और इसमें प्रश्न में क्या पूछा है? पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है। और पश्चिमी में क्या आती है? ब्रज आती है सबसे महत्वपूर्ण तरीके से। ब्रज आएगी, बांगरू आएगी, कौरवी आएगी। ये सारी भाषाएं क्या आएंगी? कौरवी। ये सारी कैसी भाषाएं हैं? ये जो हमारी इस क्षेत्र में बोली जाएंगी। तो कुल मिला के पूर्वी क्षेत्र में देखिए कन्नौजी भी दिया हो, तो कन्नौजी भी क्या हो गई? पश्चिमी हो गई। ठीक, इसके बाद अवधी क्या हो गई? पूर्वी हो गई हमारी, छत्तीसगढ़ी। तो मतलब यही क्या होगा हमारा राइट आंसर। ब्रज, बुंदेली और कन्नौजी, ये तीनों कहाँ किस क्षेत्र में बोली जाती हैं? पश्चिमी क्षेत्र में। अभी जब मैं आपकी टॉपिक की क्लास लूंगा तो मैं आपको पूरे वर्गीकरण में बताऊंगा कि कैसे भाषाओं का विकास हुआ और किस किस जगह में कौन कौन सी भाषा बोली जाती है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। इस प्रश्न को मुझे लगता है आपने समझ लिया होगा। छत्तीसगढ़ी, अवधी और बघेली को बिल्कुल मतलब छ अब। अगर आप इतना याद कर लेंगे तो इस तरह का एक प्रश्न आना तय है और वो आपसे बनना बिल्कुल तय है। चलिए अगली चलते हैं। ध्वनि का उच्चारण किसका? शा का। अब आप देखिएगा सा, शा और शा। ये हो गया आपका। इसको हम क्या बोलते हैं? तालव्य। ठीक, एक क्या हो गया हमारा? मूर्धन्य। सा, तालु देखिए, शा जब बोलेंगे तो हमारी जीभ मुड़ती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? मूर्धन्य। प्रश्न क्या है कि शा ध्वनि का उच्चारण स्थान है। अब बताइए शा, शा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? जी हां, आपको बताना है। तो जैसे मैंने इसको बताया, इसका भी उच्चारण स्थान क्या है? तालव्य है, तालु से। तो जो हमारी शा ध्वनि है, इसका भी उच्चारण स्थान हमारा कहाँ से होता है? जो हमारा प्रश्न है तालव्य से, मतलब तालु से। और ये जो हमारा है, ये किसके लिए है? इसका स्थान जब भी इसका कुछ पूछेगा तो एक ऐसी ध्वनि है, मूर्धन्य है। कैसी? जहाँ पे जीभ मुड़ती हो। अब देखिए मूर्धन्य क्या होगा? ये वाला शा होगा। तालव्य ये वाला हो गया। ओष्ठ से पा फा बहुत सारे तल बोले जाते हैं, दंत बिल्कुल गलत होता है। तो हमारा सही जवाब क्या हो गया? शा ध्वनि हमारी कैसी ध्वनि है? शा ध्वनि हमारी कैसी ध्वनि है? मुख्य ध्वनि है, बड़ी ध्वनि है, जिस पर कि हम इसको क्या सही उत्तर मानेंगे? तालव्य में इसका किया जाता है। ठीक है मित्रों, कोई दिक्कत तो नहीं जाएगी आपको? चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो बताएंगे। देखिए, भाषा और समाज के लेखक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, बताइए इसको।
बताइए, भाषा और समाज के लेखक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण ये रचना है, बहुत ही महत्वपूर्ण। तो याद रखिएगा, एक ट्रिक से आप याद रखने की कोशिश करिएगा मित्रों, जो कि बहुत ही आवश्यक है आपको याद रखना, समझना। और वो क्या है कि जो आपके भाषा के बारे में और समाज के बारे में अगर सबसे ज़्यादा किसी ने लिखा है तो उस व्यक्ति का नाम है, समाज के बारे में इनका नाम है रामविलास शर्मा। ठीक, भाषा और समाज, रामविलास शर्मा। ठीक, धीरेन्द्र वर्मा, देवेंद्र नाथ शर्मा और उदय नारायण तिवारी तीनों ही गलत विकल्प हैं। ठीक, इनका साहित्य में दूसरे वर्गों में कार्य है, लेकिन जहां पर समाज और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है उसके लेखक कौन है? रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा दरअसल बहुत ही प्रखर आलोचक के रूप में जाने जाते हैं। किसके रूप में जाने जाते हैं? बहुत प्रखर आलोचक के रूप में जाने जाते हैं। ये बहुत ही प्रखर आलोचक है और ये मार्क्सवादी आलोचक है। कैसे आलोचक हैं ये? मार्क्सवादी। कैसे आलोचक हैं ये? मार्क्सवादी आलोचक हैं। मार्क्सिज्म जिनको पता है, ठीक है, मार्क्सवादी आलोचक है। मार्क्स जो कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों का क्या करते हों? पालन करते हों और उनसे प्रभावित रहते हों, उसको हम क्या बोलते हैं? कार्ल मार्क्स। तो ये चीज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था, भाषा और समाज के लेखक कौन है। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और हमारा अगला प्रश्न है जो आपके सामने है, अनुमतिवाद। जी हाँ मित्रों, अनुमतिवाद की अवधारणा किसकी है? आज आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आपका जो ये प्रश्न है वो कभी आपको भूलेगा नहीं। ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आपका प्रश्न जो है वो आपको कभी भूलेगा नहीं। जी हाँ मित्रों, तो क्या है फ्रेंड्स, आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। अपने अपने कमेंट आप भेजते रहिए। आवाज़ और आपकी जो भी समस्याएं हैं उनका सबका समाधान किया जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, चलिए बताते रहिए कि आपको क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं और आप किस तरीके से हम अपनी कक्षाओं को बेहतर कर सकते हैं, उन्हीं पर हमारा विशेष योगदान होगा। तो चलिए आगे चलते हैं और विशेष तौर पर काम करते हैं। तो हमारा अगला क्या हो गया? अनुमतिवाद। अनुमतिवाद की अवधारणा किसकी है? मित्रों, जब आप क्या पढ़ना चालू करेंगे, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट विषय है, इसको क्या बोलते हैं? भारतीय काव्यशास्त्र। इसको हम क्या बोलते हैं? भारतीय काव्यशास्त्र। तो भारतीय काव्यशास्त्र के लेखक, भारतीय काव्यशास्त्र के अंतर्गत हम लोग विभिन्न क्या पढ़ते हैं? रस संप्रदाय को पढ़ते हैं और क्या पढ़ते हैं हम लोग? अलंकार संप्रदाय को। तो इसी से पूछा गया ये प्रश्न है कि दरअसल इसका मतलब क्या होता है, इसके मायने क्या होते हैं और अनुमतिवाद दरअसल लिखा किसने। तो अब आपको याद रहे इसके लिए मैं बताता हूं कि अनुमतिवाद को लिखा है आचार्य शंकुक ने। किसने लिखा है? आचार्य शंकुक का है। आचार्य विश्वनाथ का क्या है? हमारा रसवादी है। ये क्या है? ये आचार्य विश्वनाथ क्या है? रसवादी आचार्य है। ठीक। आचार्य रुद्रट, वामन भट्टनायक जो भुक्तिवाद, भोगवाद, इस पर आचार्य शुक्ल की भी मधुमती की कल्पना है।
भट्टनायक ने क्या सिद्धांत दिया, ठीक। ये पूरी जो सिद्धांत है वो हम आगे पढ़ेंगे विस्तृत तौर पर, लेकिन आचार्य शंकुक ने दिया है अनुमति का। अब इसको याद कैसे रखेंगे कि अगर आपके गेट में कोई आया है, अगर आपके घर में कोई आया है मित्रों, ठीक है, अगर आपके घर में कोई आया है और आपको शंका है कि वो व्यक्ति कौन है, तो आप उसको क्या नहीं देंगे, अंदर आने की अनुमति नहीं देंगे। क्या नहीं देंगे, अनुमति नहीं देंगे। और इसी को क्या बोलते हैं, आचार्य शंकुक का अनुमतिवाद। इसको मैंने भी इसी ट्रिक से याद किया है और आपको भी मैं इसी ट्रिक से याद करवा रहा हूं। तो आपने क्यों किसी को अंदर नहीं आने दिया अपने घर पर, क्योंकि आपने उसको अनुमति नहीं दी, क्योंकि आपको क्या था, शंका थी कि वो व्यक्ति कौन है। तो इसीलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, आचार्य शंकुक। ठीक है, आचार्य शंकुक। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, 9वें प्रश्न की ओर। बहुत ही महत्वपूर्ण एक प्रश्न आता है, जादुई यथार्थवाद। अब अभी प्रश्न था कि प्रतिष्ठापक कौन है, कि प्रतिष्ठापक कौन है। कीट्स, फ्रॉयड, बोलो और देरिडा। ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिए कि इसके मुख्यतया लेखक कौन हैं, बताइए। ध्यान से समझिए। ठीक है मित्रों, तो आप लोग ध्यान से समझेंगे। ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न है पाश्चात्य काव्य शास्त्र का। किसका प्रश्न है मित्रों, ये पाश्चात्य काव्य शास्त्र का। किसका प्रश्न है, पाश्चात्य काव्य शास्त्र का। फ्रायड का नाम जैसे ही आएगा तो ये क्या है, एक मनोवैज्ञानिक। ठीक, कीट्स एक प्रकार के हमारे क्या हैं, कवि हैं। बोलो ने भी अपने बहुत सारे सिद्धांत दिए हैं, लेकिन जो सही उत्तर है वो क्या है, जादुई यथार्थवाद के लिए हम जिनको जानते हैं उनमें से सही उत्तर आप में से किन किन लोगों ने दिया है, मैं देखना चाहता हूं अपने फ़ोन में कि कौन कौन लोग इसका सही उत्तर देते हैं। जी हाँ, तो याद रखिएगा, जॉर्ज बुओलो, जॉर्ज मतलब बुओलो का स्थान नाम आता है सही उत्तर में। यही है आपका सही विकल्प, जादुई यथार्थ। तो जो जादूगर होते हैं वो आपको क्या करते हैं, बुला बुला के, जो जादूगर होते हैं वो क्या करते हैं, आपको बुला बुला के दिखाते हैं। तो इसी से आप याद रखिएगा, जॉर्ज बुओलो। ठीक है मित्रों, इसको भूलेंगे तो नहीं आप, जॉर्ज बुओलो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर संरचनावाद के मुख्य विचारक कौन है। विचारक तो बहुत सारे हैं, लेकिन उत्तर संरचनावाद के मुख्य विचारक कौन है। तो चलिए ध्यान से देखिएगा, बताने की कोशिश करिए कि इसके मुख्य विचारक कौन हैं, किसके, उत्तर संरचनावाद के। ध्यान से देखिए, उत्तर संरचनावाद के कौन है मुख्य विचारक। तो याद रखिएगा, एक प्रसिद्ध भाषाविद है, एक प्रसिद्ध भाषाविद हैं जिनको कि हम क्या कहते हैं, और उनका नाम क्या है, प्रसिद्ध भाषाविद कौन है, सस्योर। जॉनसन की बुक्स हैं, जॉनसन ने पोइट्री में बहुत सारा काम किया है, दांते का फिलोसॉफिकल है, लेने भी काव्य में बहुत काम किया है। ये सारी चीज़ें किसकी हैं, पाश्चात्य काव्य शास्त्र। ये टॉपिक हमारा किसके अंदर का प्रश्न है, जैसे मैंने आपको बताया, पाश्चात्य काव्य शास्त्र। ये विषय किससे संबंधित है, पाश्चात्य काव्य शास्त्र से संबंधित है। और इस विषय का क्या नाम है, इसका सही उत्तर क्या हुआ, सास्यूर। ये एक कौन है, भाषाविद।
यही है इस प्रश्न का सही जवाब। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अपना नेक्स्ट प्रश्न क्या है? अर्धकथानक किस भाषा में की रचना है? अर्धकथानक, चलिए बताइए, अर्धकथानक किस भाषा की रचना है? अर्धकथानक किस भाषा की रचना है? तो सभी को यह बहुत बार, कम से कम 1000 बार पूछा गया प्रश्न है। अर्धकथानक मूलतः ब्रज भाषा की रचना है। किसकी रचना है? बनारसी दास ने इसको कहा है, और ये मूलतः अर्धकथानक किसकी रचना है? ब्रज भाषा की रचना है। ठीक है, ना तो अवधी आएगा, ना बघेली आएगा और ना राजस्थानी आएगा। तो आपका सही जवाब क्या हुआ था? अर्धकथानक किस भाषा में लिखी गई है? इसकी भाषा है ब्रज। तो चलिए आगे चलते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। अब आता है एक बहुत ही महत्वपूर्ण, निम्नलिखित में से कौन सी दलित आत्मकथा नहीं है? याद रखिएगा, यहां पर विकल्प में आपको 2 चीजें देगा। क्या देगा? दलित उपन्यास दे सकता है, दलित कहानी दे सकता है, लेकिन आपसे पूछा क्या है? आत्मकथा। क्या पूछा है? आत्मकथा। दलित आत्मकथा कौन सी है आपको ये बताना है। में से दलित आत्मकथा कौन सी नहीं है ये बताना है। तो जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की क्या है? मुर्दहिया, अपनी खबर, ये तीनों क्या हैं? दलित से संबंधित है। अब याद रखिएगा, एक वर्ड है प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। अगर आप इसको प्रभावी तरीके से करते हैं तो आपके ज़्यादातर प्रश्नों के सही होने की पूरी गुंजाइश इस पे रहती है। ठीक है, तो अब इस पूरे प्रश्न को आप समझें कि आखिर इनमें से कौन सी नहीं हैं और कौन सी हैं। तो इनमें से कौन सी दलित आत्मकथा नहीं है? तो याद रखिएगा, इनमें से कौन सी दलित आत्मकथा नहीं है? तो वो केवल एक ही प्रश्न है और उसका उत्तर क्या है? अपनी खबर। ये एक दलित आत्मकथा नहीं है। बाकी नागफनी के बाद जूठन तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। मुर्दहिया तो बहुत ही फेमस रचना है, दलित साहित्य में इसका बड़ा नाम है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें बहुत अच्छा विवरण किया गया है दलितों के ऊपर, जिस तरह का आचरण व्यवहार समाज के द्वारा किया जाता है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से चित्रांकित किया गया है। तो अपनी अगली कड़ी में हम चलेंगे। इसका सही जवाब क्या है? अपनी खबर। अपनी खबर एक दलित रचना नहीं है। तो चलिए आगे चलते हैं। बहुत ही फेमस एक कृति है जिसको कि हम सब जानते हैं, और ये देखिए, ये आ गया हमारा उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं। यह पंक्ति कामायनी के किस सर्ग से है? याद रखिएगा, कामायनी। कामायनी का नाम लेते ही अगर, कामायनी क्या है? एक महाकाव्य है। क्या है मित्रों? एक कामायनी एक महाकाव्य है जिसमें कितने सर्ग हैं? 17 सर्ग हैं। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, ठीक इस तरह से करके इसके 17 सर्ग हैं। और उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? खंड श्रद्धा। अब आपको यह बताना है कि निम्न पंक्तियां किस सर्ग से ली गई हैं। तो जी हाँ मित्रों, मैं आपको जरूर ये बात बताऊंगा कि कुछ जो बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, साहित्य के विद्यार्थी अगर आप सचमुच अच्छे परीक्षा में अंक लाना चाहते हैं तो एक बार कुछ 50 रचनाओं की मैं आपको लिस्टिंग दूंगा और उनको आवश्यक तौर पर उसको करें, उसको बढ़िया से समझने का प्रयास करें। तो बताइए क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब? कि उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं। बताइए मित्रों, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ढंग से सोचिए और फिर बताइए।
बढ़िया से सोच के बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जी हाँ, तो इस प्रश्न का हमारा सही विकल्प क्या होगा, सही उत्तर क्या होगा, लज्जा। ये पंक्ति कहां से ली गई हैं, लज्जा सर्ग से ली गई हैं। कहां से ली गई हैं, और ये क्या दिखाया गया है इस पूरे कामायनी में कि जब मनु प्रसाद ने अपने महान महाकाव्य में किस तरीके से जलत प्लावन के बाद की स्थिति है और कैसे विभिन्न पात्रों का मिलन होता है, और उस पूरी कहानी को बहुत ही अच्छे तरीके से काव्य के रूप में जयशंकर प्रसाद ने किया है। और कामायनी को याद रखिएगा, ये प्रमुख छायावादी काव्य है। कैसा काव्य है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण छायावादी, ये एक बहुत ही प्रमुख छायावादी काव्य है। उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं। अगर इस पंक्ति को मैं आपको एक साइट का नाम बताता हूं, आप अपने फ़ोन में कभी भी खोलिए और डालिए यहाँ पर, जैसे कि याद रखिएगा कामायनी, और आप एक चीज़ डालिएगा कविता कोश, कविता कोश। जी हाँ मित्रों, कामायनी में कविता कोश में आप जाएंगे और इसको सर्च करेंगे तो पूरी की पूरी कामायनी आपको खुल जाएगी। ठीक, और इसको आप ज़रूर पढ़ें कम से कम। ठीक है, ये देखिए, और इसको आप ढंग से जब पढ़ेंगे तो इसकी पहली लाइन और बहुत सारी लाइनों से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है मित्रों, ये देखिए, चिंता इसका पहला सर्ग है, जिस पे कहता है कि हिमगिरि के उत्तंग शिखर पर, हिमगिरि के उत्तंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। नीचे जल था, ऊपर हिम था, एक तरल था एक गरल, एक तरल था एक सधन, एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़िया चेतन। अब एक पंक्ति ये और बहुत पूछी जाती है, दूर दूर तक विस्तृत था हिम, दूर दूर तक विस्तृत था हिम, स्तब्ध उसी के हृदय समान, नीरवता सी शिला चरण से टकराता फिरता पवमान। तो इस तरीके से ये इस कड़ी को आप बढ़िया से एक बार पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही आनंद आएगा। ठीक है, इसी तरह से अलग अलग सर्गों की चीज़ें हमेशा परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, और वो आप लोग बढ़िया से कविता कोश में हम कुछ भी सर्च कर सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और ये है हमारा 14वां प्रश्न आज की सीरीज का। सुनी है कथा कौन निर्गुण की, रुचि पचि बात बनावत, सगुन सुमेरु प्रगट देखिए तुम तृण की ओर दुरावत। ये पंक्तियां किसकी हैं? सुनी है कथा कौन निर्गुण की। अब ये प्रसंग है कि जब उद्धव, सूरदास जी, नंददास, कृष्णदास और परमानंद दास, जी हाँ मित्रों, ये तीनों कवि हैं किसके? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये हिंदी साहित्य में। जब आप नाम लेंगे भक्ति काल का, और भक्ति काल में जब आप नाम लेंगे भक्ति काल का, और भक्ति काल में भी जब आप दो शाखाएं आप देखते हैं, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा, तो जो कृष्ण भक्ति शाखा है, जो कृष्ण भक्ति शाखा है, ठीक है ना, उसमें आता है प्रमुख कौन सा? अष्टछाप के कवि, मतलब 8 कवि। ठीक है, और उन्हीं में से पूछा कि सुनी है कथा कौन निर्गुण की, रुचि पच बात बनावत। ये सबको लगभग पता होगा कि ये किसका संवाद है। इस प्रश्न का उत्तर सबको बनना चाहिए। जी हाँ, ये सूरदास हैं इसके रचनाकार। कौन है? सूरदास। और ये क्या है? गोपी और उद्धव का संवाद है। जब गोपियां उद्धव उसको निर्गुण की बात समझाते हैं तो गोपियों का ये उत्तर आता है, सुनी है कथा कौन निर्गुण की बात बनावत। समझ रहे हैं ना? तो वो
गोपियां नकार देती हैं कि निर्गुण क्या है, मेरे तो जो भी हैं वो सब मेरे आराध्य, मेरे प्रभु श्री कृष्ण हैं, और उन्हीं को वो उस रूप में मानती हैं। तो चलिए मित्रों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुत ही महत्वपूर्ण कृति है, कितना अनुभूतिपूर्ण था वह एक क्षण का आलिंगन, कथन किस रचना से है। वाह मित्रों, अगर आप साहित्य में जीना चाहते हैं तो याद रखिएगा, आपको जयशंकर प्रसाद के सारे उपन्यास बहुत ही शानदार हैं। आप बहुत ही फेमस अद्वितीय व्यक्ति हैं, छायावाद के प्रवर्तक हैं, आपने बहुत अच्छे उपन्यास लिखे हैं, और प्रकाश स्तंभ आप इनको कह सकते हैं। और इनकी रचना है एक क्या, जिसका ये है कितना अनुभूतिपूर्ण था वह एक क्षण का आलिंगन। बताइए, तो ये प्रश्न आपको कहाँ से मिलेगा? इसका एक ही है, ये हमारा है ध्रुव स्वामिनी का, ध्रुव स्वामिनी। ठीक है, ध्रुव स्वामिनी रचना से लिया गया है। ये कर्पूर मंजरी, ये नील देवी, ये बिल्कुल भी गलत ऑप्शन है। ठीक है, केवल ये जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित, इसके रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद का ध्रुव स्वामिनी से लिखा गया, लिया गया है। ये कितना अनुभूतपूर्ण था वह एक क्षण का आलिंगन। ठीक, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 16, आखिरी कलाम काव्य का प्रतिपाद्य विषय क्या है? आखिरी कलाम, आखिरी कलाम ठीक का प्रतिपाद्य विषय क्या है? चलिए तो बताइए, आप जानते हैं ये रचना किसकी है? जल्दी जल्दी आप लोग आंसर बताइए। ये बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है और आप सभी को ये बनना चाहिए बेहतर तरीके से। चलिए जल्दी से बताइए, जल्दी बताइए, किसी से गलत नहीं होना चाहिए। जल्दी बताएंगे आखिरी कलाम के रचनाकार कौन हैं? तो आखिरी कलाम काव्य का प्रतिपाद्य तो क्या है? इस्लाम दर्शन है। क्या है? इस्लाम दर्शन। इस पर क्या कहा गया है? इस्लाम दर्शन। और उस समय के महत्वपूर्ण कवि थे जिनका नाम क्या था? जिनका नाम था मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। जी हाँ मित्रों, किसकी रचना है ये? मलिक मोहम्मद जायसी की। मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी है इस्लाम दर्शन पर आखिरी कलाम का है नाम इनकी। और बहुत सारी अन्य भी प्रसिद्ध रचनाएं हैं जायसी की, और इसी कड़ी में ये क्या आता है? आखिरी कलाम, जिसका प्रतिपाद्य विषय क्या है? इस्लाम दर्शन। चलिए, तद्भव पत्रिका। जी हाँ मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तद्भव पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से किया जाता है? चलिए बताइए। तद्भव पत्रिका नाम भी सुना है आपने कि नहीं सुना है? बताइए। तद्भव पत्रिका, तो तद्भव पत्रिका कहाँ से निकलती है? लखनऊ से निकलती है। जी हाँ मित्रों, तद्भव पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? लखनऊ से होता है, ना तो भोपाल, ना तो दिल्ली, और ना ही अहमदाबाद से। जी हाँ, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न। व्योमकेश दरवेश के लेखक कौन है? व्योमकेश दरवेश के लेखक कौन है? जी हाँ, तो बताइए। हजारी प्रसाद द्विवेदी, यशपाल, रुद्र काशिके, विश्वनाथ त्रिपाठी। ये तो हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले विश्वनाथ त्रिपाठी जी हैं। और अब आप बताइए, हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम आप सभी ने सुना है, यशपाल का नाम अभी अभी हमने डिस्कस किया है। आप बहुत बड़े दिव्या जैसे उपन्यास आपने दी है, कालजयी कृति हैं, और हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसा लेखक, जैसा वक्ता हिंदी साहित्य का इतिहास, आदिकाल, इतनी अद्भुत रचनाएं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने की हैं कि उनका कोई तोड़ नहीं है। अनामदास का पोथा, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की समझ बहुत ही विलक्षण थी। और व्योमकेश दरवेश
के लेखक का नाम फिलहाल आपको बताना है। और जी हाँ, व्योमकेश दरवेश की रचना किसने की है? विश्वनाथ त्रिपाठी ने। तो याद रखिएगा, व्योमकेश दरवेश के रचनाकार कौन हैं? विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी। जी हाँ मित्रों, बहुत ध्यान से इस चीज को समझिएगा। विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी ने रचना की है किसकी? किस चीज की रचना की है? हमारे इस सेगमेंट की, और उसका नाम क्या है? विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी, व्योमकेश दरवेश। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से किस कवि का समावेश अज्ञेय द्वारा संपादित चौथा सप्तक में किया गया है? तो सबसे पहले देखिए, सप्तक कितने निकले थे? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो यह बात कह रहा है किया गया है। बताइए तो किसका किया गया है? नागार्जुन को आप सभी जानते हैं, बहुत ही महान प्रगतिवादी कवि हैं ये। कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्के, बहुत ही गजब के लेखक थे नागार्जुन। बहुत अभावों में उनका जन्म हुआ और बहुत ही शानदार रचनाएं उन्होंने की हैं। सुमन राजे, जगदीश गुप्त और शंभुनाथ सिंह। तो आप बताइए निम्नलिखित में से कौन सी किनको चौथे सप्तक में शामिल किया गया है? जी हाँ, तो आपका सही जवाब क्या होगा उसके लिए थोड़ा ध्यान से समझें। केवल एक ही हैं, सुमन राजे, जो कि शामिल हैं किसमें? हमारे चौथे तार सप्तक में। तार सप्तक क्या था? सप्तक क्या था जिसमें 7 लोगों का चयन किया जाता था? किसके द्वारा? अज्ञेय द्वारा। अज्ञेय बहुत विलक्षण प्रतिभा के धनी थे, जिन्होंने अपना सप्तक चलाया। हर दिशा में उन्होंने साहित्य को बहुत ही मजबूत बनाया, और इस पर कभी हम लोग डिटेल करेंगे। अभी फिलहाल हम लोग की स्पीड थोड़ा धीरे है, तो आगे चलते हुए 20वां प्रश्न, अर्थात तो घुमक्कड़ जिज्ञासा। बहुत ही बार पूछा गया यह प्रश्न, और यह प्रश्न है, इसका सही जवाब क्या है? उपन्यास, रेखाचित्र, कहानी। और इस प्रश्न का सही जवाब है यात्रा वृतांत, और ये है महापंडित राहुल सांकृत्यायन की रचना। किसकी? राहुल सांकृत्यायन। ढंग से याद करिए, इसको सुन लीजिए। ये रचना किसकी है? राहुल सांकृत्यायन की यात्रा वृतांत थी, अर्थात तो घुमक्कड़ शास्त्र। और इसको आपको नाम से ही समझ में आ गया होगा कि दरअसल ये क्या है और इसमें किसके बारे में क्या बताया गया है। ठीक है, तो अब चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और ये प्रश्न आपके स्क्रीन पर। अब आपको बताना है कि जन्म के अनुसार सही अनुक्रम कौन सा होगा। तो याद रखिएगा, जब हम इस ऐसे प्रश्न जब आए तो केवल आपको एक ट्रिक लगानी है और आपका प्रश्न सही हो जाएगा। केवल एक ट्रिक के साथ आपका यह प्रश्न सही हो जाएगा। जी हाँ, जब आप हिंदी साहित्य पढ़ना चालू करते हैं तो सबसे पहले फोर्ट विलियम कॉलेज का नाम आता है। जी हाँ मित्रों, फोर्ट विलियम कॉलेज में राजा लक्ष्मण सिंह थे। फोर्ट विलियम कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज कौन थे? फोर्ट विलियम कॉलेज। और इसके बाद बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र और बाल मुकुंद गुप्त। तो सबसे पहले रचनाकार कौन आएंगे? हमारे राजा लक्ष्मण सिंह। तो प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद और बालकृष्ण भट्ट। दूसरे उपन्यासकारों में सबसे पहले कौन आएंगे? बालकृष्ण भट्ट, और फिर प्रताप नारायण मिश्र, और सबसे अंतिम में बाल मुकुंद गुप्त। तो अगर मैंने आपको क्या कहा, साहित्य को अगर आप काल क्रम से पढ़ेंगे तो बहुत सारे उत्तर आपको लॉजिकल तरीके से सही मिल जाएंगे। बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर आपको लॉजिकल रूप से सही मिल जाएंगे। और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? जो आपके सामने है, जो आपके सामने है लॉजिकल रूप में, इसका सही उत्तर यही होगा। राजा लक्ष्मण सिंह आपका सही विकल्प है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इन कृतियों का काल के आधार पर सही अनुक्रम कौन सा है? इन कृतियों का काल वाले प्रश्न हैं। अब देखिए, रसिक प्रिया,
श्रृंगार मंजरी, षड्ऋतु वर्णन, रस रहस्य। अब देखिए, अगर आपको काल याद आ गया कि किस काल की कौन सी रचना है, तो आप बहुत हद तक इनको बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो बताइए एक बार मुख्य रूप से क्या होगा इनमें, कैसे होगा और कहां पर होगा, कब होगा। चलिए बताइए, इन कृतियों का काल के आधार पर सही अनुक्रम कौन सा होगा। बताइए मित्रों, जल्दी से बताइए, बिल्कुल टाइम नहीं लगाइए। यह प्रश्न बहुत ही लॉजिकल प्रश्न है और आप सभी से बनना चाहिए। देखिए, तो पहले क्या आता है, आदिकाल, फिर क्या आता है भक्तिकाल, फिर क्या आता है रीतिकाल, और फिर क्या आता है बच्चों, आधुनिक काल। क्या आता है, आधुनिक काल। पहला, दूसरा, तीसरा, 1050 से स्टार्ट होगा। तो जो रसिक प्रिया रचना है और श्रृंगार मंजरी, रस रहस्य वर्णन, हमें पकड़ना है कि मैथिल कोकिल जिनको कहा जाता है विद्यापति की सबसे महत्वपूर्ण रचनाओं में से अगर कोई रचना है तो वो क्या है, उनकी रसिक प्रिया। और विद्यापति बहुत पुराने लेखक हैं, तो उन्हीं की पुरानी रचना होगी। तो आपने पहले ऑप्शन को पकड़ लिया, यही सही है। रसिक प्रिया, श्रृंगार मंजरी, षड्ऋतु वर्णन, रस रहस्य। मतलब आपको पूरा करने की आवश्यकता है, अगर आप थोड़ी भी अपनी क्या विकसित करते हैं, समझ। क्योंकि आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। पूछिए क्या। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि अगर आदिकाल का लेखक है, अगर आदिकाल का लेखक है तो वो ऐसा तो नहीं है कि आधुनिक काल के पहले आ जाए। तो अगर आदिकाल का लेखक है तो उसकी रचना उसी रूप में आएगी, मतलब उसकी रचना बाकी रचनाओं से आगे आएगी। तो बस इसी चीज को हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना है। ठीक है मित्रों, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या? तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित मनोवैज्ञानिक उपन्यासों का सही अनुक्रम कौन सा है? फिर से जो प्रश्न है, यह प्रश्न किसका है? काल क्रम का प्रश्न है। यह किसका प्रश्न है? काल क्रम का प्रश्न है। चलिए करिए इसको। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि मनोवैज्ञानिक उपन्यास क्या होते हैं। तो सबसे पहले सन्यासी जो है वो मनोवैज्ञानिक है, अपने अपने अजनबी भी मनोवैज्ञानिक है, अजय की डायरी भी है। और मनोवैज्ञानिक उपन्यासों में जो हमारी पहली कड़ी आती है वो सबसे क्या आती? कल्याणी, सुखदा, विवर्त, व्यतीत, ये क्रम है। तो पहला क्रम में क्या आएगा? सबसे पहले लिखी गई रचना क्या है? कल्याणी। फिर उसके बाद सन्यासी। तो ध्यान से देखेंगे और ध्यान से इस प्रश्न को करने का हम प्रयास करेंगे। कल्याणी, सुखदा, विवर्त, व्यतीत। तो कल्याणी के बाद क्या आएगा? सन्यासी, फिर अजय की डायरी और फिर अपने अपने अजनबी। सबसे अंतिम में क्या आता है? अपने अपने अजनबी। जी हाँ, अपने अपने अजनबी जो है वो सबसे अंतिम में आएगा। चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाशन के अनुसार, देखिए एक तो रचना के अनुसार और दूसरा क्या आता है? प्रकाशन के अनुसार। बहुत ही बढ़िया रचनाएं हैं। अब ये कोर्ट मार्शल, कबीरा खड़ा बाजार में, कथा एक कंस की द्रौपदी। कबीरा खड़ा बाजार में, कथा एक कंस की द्रौपदी, कोर्ट मार्शल, कथा एक कंस की द्रौपदी। अब बताइए कि इनको हमको लॉजिकल तरीके से लगाना है कि इसका प्रकाशन कब हुआ, कब किसका प्रकाशन हुआ और इसको हम किस तरीके से समझते हैं। प्रकाशन काल के अनुसार सबसे पहला प्रकाशन जो हुआ था वो किसका हम मानेंगे? द्रौपदी का। उसके बाद कथा एक कंस की, कबीरा खड़ा बाजार में और कोर्ट मार्शल। जी हाँ मित्रों, अभी हम लोग क्रम में
सिर्फ इतना ही जानेंगे, बाकी बाद में हम इन रचनाओं का, चूंकि फिर प्रश्न नहीं हो पाएंगे और आपकी मॉक सीरीज की स्पीड बहुत ही धीरे चल रही है, क्योंकि हमारे प्रश्न मात्र कितने हुए हैं, 20 से 24 प्रश्न हमारे हुए हैं। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट में और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कौन सा है? प्रकाशन के अनुसार इन पत्रिकाओं का, पत्रिका सबसे पहले कौन सी लिखी गई? तो अब आइए हिंदी, ये यहां पर हंस है, हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण और चांद। तो आप बताइए कि सबसे प्रमुख पत्रिका निम्नलिखित में से कौन सी है? आपने नाम सुना होगा और वो पत्रिका भी बहुत हिंदी साहित्य के विकास में इसका एक विशिष्ट योगदान है। और वो पत्रिका है जो सबसे पहले इस कड़ी में लिखी गई, वो क्या है? हिंदी प्रदीप, फिर ब्राह्मण, फिर चांद और फिर हंस। ठीक है मित्रों, तो इस कड़ी में हम इस चीज को प्रकाशन के अनुसार इन पत्रिकाओं का सही अनुक्रम कौन सा है, तो ये इनका क्या हो गया फ्रेंड्स? सही अनुक्रम। इनका क्या हो गया? ये सही अनुक्रम। सही अनुक्रम का मतलब क्या हो गया कि सबसे पहले हिंदी प्रदीप, फिर ब्राह्मण, फिर चांद और फिर हंस। ठीक है, तो इसको हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे और समझने का पूरा प्रयास करेंगे। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, काल के अनुसार निम्नलिखित कृतियों का, कृतियों मतलब रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? अब बताइए, ये सारी रचनाएं सर्वाधिक सबसे शुरू की हैं, आदिकाल की रचनाएं हैं ये सारी। चंदन बाला रास, पौम चरिव, स्वयंभू की रचना है, बिसल देवरासो। ये आपको बताना है कि इनका क्रम क्या है। अगर आपने थोड़ा सा भी दिमाग लगाया तो आपको क्लू बहुत जबरदस्त मिलेगा। बताइए, 26वें प्रश्न में हैं हम लोग, बस थोड़ा एनर्जी लेवल बना के चलिए। 4 से 5 प्रश्न और बचे हैं, उसके बाद ये सीरीज मैंने थोड़ी सी टफ रखी थी जिससे आपको बढ़िया प्रश्नों का संकलन मिले, एक एक से जबरदस्त प्रश्न मिले। तो अब बताइए आप कि नेक्स्ट इसका क्या होगा। याद रखिएगा, हम लोग जैसे ही रामचंद्र शुक्ल उठाते हैं पौम चरिव पर चर्चा होने लगती है, मतलब पौम चरिव सबसे पुरानी रचना है, फिर खुमान रासो, बिसल देव रासो और उसके बाद चंदन बाला रास। तो सबसे पहली रचना कौन सी है? पौम चरिव। ठीक है मित्रों, तो पौम चरिव को ही हम क्या मानते हैं? हिंदी साहित्य की प्रकाशन के अनुसार पहली रचना। चलिए अब ये एक बार फिर आ गया आचार्य, और ये आचार्य कहाँ हैं? मैंने पहले ही बताया था, ये किसके आचार्य हैं? भारतीय काव्य शास्त्र के प्रमुख आचार्य हैं, भोजराज, वामन, रुय्यक और विश्वनाथ। चलिए बताइए, तो इस प्रश्न का आप सबसे पहले अगर किसी रस का नाम लिया जाता है तो वो किसका लिया जाता है? हम अगर सबसे पहले पढ़ेंगे तो किनका आएगा नाम? विश्वनाथ प्रसाद सिंह बाद में आएंगे, और उसके पहले सबसे पहले रुद्रट वामन। ठीक, भरत मुनि होते तो वो और पहले आते, जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी रस संप्रदाय की। तो इसमें सबसे पहला जो आएगा वो क्या आएगा? वामन। वामन के बाद फिर भोजराज, रुय्यक और विश्वनाथ। अगर मित्रों आपको मात्र 15 से 20 क्वेश्चन करवाने हों तो फिर अगली सीरीज ऐसी भी आएगी जहां पर इसको बहुत ही ज्यादा क्या किया जाएगा और संक्षेप में करके एनालिटिकल व्यू से किया जाएगा। पर चूंकि आपकी परीक्षाएं पास हैं, इसलिए अभी आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को समझने की, याद करने की कोशिश करें। वामन, भोजराज, रुय्यक और अंतिम में क्या आएगा? विश्वनाथ। और अंतिम में क्या आएगा? विश्वनाथ। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न हमारा कौन सा है? अगला प्रश्न है हमारा, इन ग्रंथों का, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको एकदम रट डालिए। इन प्रश्नों का सही अनुक्रम कौन सा होगा? इन प्रश्नों का सही अनुक्रम कौन सा होगा? बताइए,
इन प्रश्नों का सही अनुक्रम कौन सा होगा? चलिए तो फटाफट बताएंगे इन प्रश्नों का सही अनुक्रम कौन सा होगा। तो जी हाँ मित्रों, इस प्रश्न का सही, सबसे पहले अगर हम भारतीय काव्यशास्त्र की बात करेंगे तो सबसे पहला ग्रंथ जो आता है उसका एक ही नाम है और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? काव्यादर्श। क्या बोलते हैं? काव्यादर्श। तो काव्यादर्श क्या हो गई? पहली रचना हो गई। काव्यादर्श क्या हो गई? पहली रचना। दूसरी ध्वन्यालोक, तीसरी काव्य प्रकाश और चौथा साहित्य दर्पण। तो ये क्या हो गई? हमारी पहली रचना हो गई काव्यादर्श। ठीक है मित्रों, ये जब हम लोग भारतीय काव्यशास्त्र और पाश्चात्य काव्यशास्त्र पढ़ेंगे तो इस पर हम और विधिवत डिटेल के साथ चर्चा करेंगे। ठीक है, चलें तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतिम। चरण में मात्राओं की संख्या के आधार पर अब बताइए कम से अधिक, तो सबसे कम मात्राएं किसमें होती हैं और सबसे अधिक मात्राएं किसमें होती हैं, यही आपका मूल है ये बताने के लिए कि कहां पर क्या होता है। सबसे कम मात्राएं आप याद रखिएगा हमारे सिर्फ एक में होती हैं और उसको हम क्या बोलते हैं? चौपाई। तो चौपाई हमारा क्या हो गया? पहला विकल्प। पीयूषवर्धक, रोला और गीतिका। चौपाई के बाद पीयूषवर्धक, रोला और इसके बाद गीतिका। ठीक है मित्रों, चलिए तो चौपाई में सबसे कम मात्राएं होती हैं और इसके बाद सबसे अंतिम प्रश्न जो आता है वो क्या है? प्रकाशन के अनुसार इन उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? प्रकाशन के अनुसार उन उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? अब फिर से इसने पूछ लिया कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार इन उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है। तो जी हाँ मित्रों, बताइए इनका सही अनुक्रम क्या होगा? ध्यान से देख के, नदी के द्वीप, अंधेरे बंद कमरे, वे दिन और भाग्यवती। तो याद रखिएगा सबसे पहले क्या आएगा? जब हम लोग हिंदी साहित्य पढ़ना चालू करते हैं तो सबसे पहले आता है उपन्यास कौन सा? भाग्यवती। बस यही क्लू से आपका ये प्रश्न पूरा का पूरा सॉल्व हो जाएगा। जी हाँ मित्रों, तो स्टडी 91 के YouTube चैनल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सुभाष मिश्रा आपसे अगली कक्षा में फिर से मिलूंगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई समस्या हो इस क्लास से संबंधित, तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल या चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। तो आप लोग साथ में जुड़े, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।